हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडिफाई एचआरएम और मैं हूं पल्लवी, आपकी दोस्त इस तरफ। ऑलराइट, तो हम कल किस बारे में बातें कर रहे थे? हमने जान लिया है कि इंडस्ट्रियल हेल्थ कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। इन आवर प्रीवियस वीडियोस वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट इंडस्ट्रियल हेल्थ। और कल वाले वीडियो में मैंने आपसे इंडस्ट्रियल हाइजीन से रिलेटेड बातें करी थी कि आप इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट को भी अपॉइंट कर सकते हो, जो पर्टिकुलरली आपकी सेफ्टी, आपकी एनवायरमेंट पे ज़्यादा ध्यान देगा, वहाँ पे कोई एक्सीडेंट ना हो, उनको कोई ऑक्यूपेशनल डिजीजेस ना हो आपके वर्कर्स को आगे चल के, तो इस पे वो फोकस करेगा। फाइन। उसके बाद मैंने आपसे ये भी कहा था फ्रेंड्स कि हम कुछ न्यू तो मैं नहीं कह सकती हूँ, बट हाँ कुछ डिटेलिंग्स में भी जाएंगे ना, कुछ पिन पॉइंट करेंगे वो चीज़ों को जहाँ से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर वहाँ से आए हुए हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये कल फ्यू पॉइंट्स बताए थे जिनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और मोस्टली लोग इन चीज़ों को स्किप कर देते हैं। तो हमने कल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के बारे में बातें कर ली हैं। मैंने आपसे NPS HEW वाली पॉलिसी से रिलेटेड भी बातें करी थी। हमने लॉज एंड रेगुलेशंस देख ली, कितने सारे लॉज मैंने आपको बताया था, कितने सारे एक्ट्स के बारे में हमने बातें करी थी और वहाँ पे कौन कौन सेफ्टी को एनफोर्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो भी हम लोग ने बातें कर ली है। Now in today's video we will start from compensation to employees। ये वाले टॉपिक से आज हम अपना स्टार्ट करेंगे। ऑल राइट, सो बिना देरी करे चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, सो कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, अब ये क्या कहता है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। द वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923 इज एन ओल्ड लेजिस्लेशन। ये एक ओल्ड लॉ है, ओल्ड लेजिस्लेशन है, विच वॉज इन 2009 अमेंडेड। ठीक है, ये आपका जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट ये कब बना था? 1923, बट ये अमेंड कब हुआ है? इट वाज इन द ईयर 2009। और ये क्या हो गया था? इसको वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट से हटा के इसको क्या बोल दिया गया है? एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923। फाइन। इन द ईयर 2009 वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट गॉट इट्स न्यू नेम, इट वाज अमेंडेड एंड इट वाज नोन एज एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट ऑफ 1923। अब ये किस काम में आता है? ये प्रोवाइड करता है पेमेंट बाय सर्टेन क्लास ऑफ एम्प्लॉयर्स टू देयर एम्प्लॉयज। क्या करता है भाई? कंपनसेट करता है। अगर किसी भी तरह की इंजरी हो रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, किसी का हाथ आ गया, कोई बॉडी पार्ट आ गया ऑल ऑफ अ सडन काम करते समय, किसी मशीन को हैंडल करते समय, तो वहां पे आपको कंपनसेशन के प्रोविजन देने हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉयर्स आर लाइबल टू पे कंपनसेशन टू देयर एम्प्लॉयज if at the time of working operating any machine in the workplace कोई हादसा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहां पर आपको कंपनसेशन प्रोवाइड करना है। ये आपका एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 बताता है, जो कि अमेंड हुआ था 2009 में। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है? दिसी ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट की अगर हम बात करेंगे, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? To provide for certain benefits to employees in case of sickness, maternity and employment injury। भाई नाम से ही समझ में आ रहा है कि उनकी इंश्योरेंस की प्रोविजन हम बना के रखेंगे कि एम्प्लॉयज को किसी भी, जैसे कि उनकी तबीयत खराब हो गई या फिर उनको मैटरनिटी रिलीफ चाहिए या उनकी लीव चाहिए, है ना, उनको इंजरी हो गई है, कोई उनको ऑक्यूपेशनल डिजीज हो गई है, तो उस समय में क्या है कि इनको इंश्योरेंस का पैसा तुरंत के तुरंत अवेलेबल करवा दिया जाए, ताकि पैसे की कमी की वजह से इनके ट्रीटमेंट में कमी ना आ सके। ओके, so what is the objective of Employee State Insurance Act? Very simple, as the name is suggesting that, because it is suggesting insurance वाली बात हो रही है, तो किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं एम्प्लॉयज के पार्ट पर, तो उनको तुरंत पैसा अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ओके, ऑल राइट, नाउ वी विल टॉक अबाउट ILO कन्वेंशंस। ठीक है, कौन कौन सी ILO की कन्वेंशन है जो कि रेटिफाइड कर दी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑल राइट, now we will talk about this, the following ILO conventions related to OSHR। OSH का मतलब क्या होता है? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। देखो हम बात ही कर रहे हैं, हमारी टॉपिक ही यही है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी से रिलेटेड हम बातें कर रहे हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ हाइजीन से रिलेटेड हम बातें कर रहे हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, एक्सीडेंट्स एंड सेफ्टी से बारे में हम आगे चल के नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करके बातें करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ऑक्यूपेशनल डिजीजेस से बातें करेंगे। तो ये हमारा जो पूरा टॉपिक जो चल रहा है, हमारा जो आजकल का ये वीडियोस चल रहे हैं, ये सिर्फ उन आपके वर्कर्स की सेफ्टी पर ही पूरी तरह से प्रिस्क्राइब्ड है। हम उन्हीं को ही फोकस करके बात कर रहे हैं कि उनको किसी तरह की हेल्थ की प्रॉब्लम ना हो, उनकी सेफ्टी को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना करा जाए इन द इवेंट ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे किस किस तरह की कन्वेंशन हो सकती है, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। ऑल राइट, C032 ये कन्वेंशन क्या बोलती है?
ना प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सीडेंट्स मतलब डॉकर्स कन्वेंशन जो हुई थी रिवाइज हुई थी 1932 नंबर 32. All right, so this was convention number 32. Fine, and it was revised also. Protection against accidents of workers employed in loading and unloading ship. अब ये जो कन्वेंशन है C032 ये कन्वेंशन किस बारे में बातें करती है? ये बात करती है वो सारे वर्कर्स को इंक्लूड करेंगे जो कि लोडिंग या अनलोडिंग पे, भाई डॉक्स का मतलब आपको यहाँ समझ में आ रहा है, डॉक्स का मतलब भी होता है कि वो पोर्ट्स पे काम करते हैं, वो शिप्स पे काम करते हैं, शिप्स पे सामान को चढ़ाना है, लोडिंग कर दी, फिर वो अपने डेस्टिनेशन पे आ गई तो उनको उसका सामान का अनलोडिंग करना, ठीक है। ये पर्टिकुलर जो कन्वेंशन है प्रोटेक्शन अगेंस्ट, कन्वेंशन का नाम ही है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सीडेंट्स डॉकर्स कन्वेंशन, ठीक है। डॉक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ जाती है वो उसके ऊपर ये कन्वेंशन बनाई गई है ताकि वो सारे हम वर्कर्स को प्रोटेक्ट कर सके, उनकी सेफ्टी पे ध्यान दे सके जो कि लोडिंग और अनलोडिंग में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट C127, अब ये कौन सी कन्वेंशन है? इस कन्वेंशन का नाम है मैक्सिमम वेट कन्वेंशन 1967। फाइन, भाई नाम से ही समझ में आ रहा है 127 मतलब दिस इज कन्वेंशन 127। C का मतलब यही है कि कन्वेंशन 127, कन्वेंशन 32। फाइन, अब देखो C127 कन्वेंशन 127 किस बारे में बातें करती है? मैक्सिमम वेट कन्वेंशन, मैक्सिमम वेट के बारे में यहाँ पे बातें बता रही है। क्या बता रही है यहाँ पे? अडॉप्शन ऑफ सर्टन प्रपोजल्स विथ रिगार्ड टू मैक्सिमम परमिसिबल वेट टू बी कैरीड बाय वन वर्कर। भाई इतना तो हम नाम से समझ के पढ़ सकते हैं, अगर शायद आप लोग मेरे सामने होते तो मैं आप लोगों से बोलती है ना, प्रॉम्प्ट करने से ज्यादा समझ में आता है। मैं आपको थोड़ी सी हिंट दूं और आप मुझे आंसर बताओ तो आई थिंक वो ज्यादा कम्युनिकेटिव होता है ना। हम कभी ऑफलाइन मिलेंगे तो हम जरूर बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, इजंट इट? तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम वेट कन्वेंशन की बातें हो रही हैं, मतलब कि एक बंदा, एक वर्कर मैक्सिमम कितने लेवल तक उसको परमिट है कि वो वेट को, भार को उठा सकता है, क्योंकि अगर उससे ऊपर उसने भार को उठाया तो बिल्कुल भी उसके लिए हेल्दी नहीं होगा। और ये बात हम और किस जगह पढ़ते हैं? मैंने कल आपसे अर्गोनॉमिक्स प्रिंसिपल के भी बारे में बातें करी थी, मतलब कि इंसान इतना भारी वेट उठा रहा है, वो भी गलत पोस्चर से उठा रहा है, तो उसकी लोअर बैक में प्रॉब्लम आ सकती है, उसको स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम आ सकती है। अगर मुझे झुक करके ही दिन भर काम करना है, ठीक है, उसके बैक में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको ये सारे अर्गोनॉमिक्स प्रिंसिपल लगाने हैं सो दैट आपके वर्कर्स को आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। जो आपकी कन्वेंशन 127 है ये भी इसी बारे में बातें करती है कि मैक्सिमम वेट कितना होना चाहिए जो कि एक इंसान उठा सकता है। अब आप ये भी समझो, जब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड एक्सीडेंट्स वाली, मैं जब वीडियो लेकर के आऊंगी तो उसमें मैं आपको पर्टिकुलरली बताऊंगी भी कि एक मेल को कितना केजी वेट उठाना अलाउड है, एक फीमेल को कितना अलाउड है, एक अडोलेसेंट मेल को कितना अलाउड है और एक अडोलेसेंट फीमेल को। ये सारे पर्टिकुलरली आपके सेक्शंस में डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है। सो वेट एंड कीप वॉचिंग द वीडियोस फॉर इवन द माइन्यूट डिटेल्स, में वो तक आपको लेकर के आऊंगी और आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा कि आप किसी और को भी ये बातें सजेस्ट कर सकते हो। फाइन, नेक्स्ट कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन 136। ये किस बारे में बोलती है? बेंजीन कन्वेंशन इसको बोला गया है 1971 एंड इट इज कन्वेंशन नंबर 136। यहाँ भी क्या बात हो रही है? अडॉप्शन ऑफ सर्टन प्रपोजल्स विथ रिगार्ड टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैजर्ड्स अराइजिंग फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से किसी भी तरह का ये केमिकल से इस तरह कोई भी इसकी तरफ से कोई खतरा ना हो, ठीक है, इसके यूजेज से हमारे वर्कर्स को ना खतरा हो सके, तो हम हर वो तरीका अपनाएंगे, हर वो प्रोविजंस अपनाएंगे जिससे कि हम प्रोटेक्शन की तरीके अपना सकते हैं, अपनी फैक्ट्री में लागू कर सकते हैं, अपनी इंडस्ट्री में लगा सकते हैं, सो दैट हमारे वर्कर्स को किसी भी तरह के खतरे का सामना ना करना पड़ सके इस चीज के होने से, बेंजीन। नेक्स्ट कन्वेंशन 174, ये किस बारे में बातें करता है? ये देखो बोल रहा है प्रिवेंशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स कन्वेंशन। भाई हमें तो, मुझे तो पर्सनली अगर बोला जाए तो मैं तो कन्वेंशन के नाम से याद रख लूंगी कि इसमें क्या हो रहा है। आपको कन्वेंशन नंबर याद रखने की जरूरत है, और अगर आपको नाम भी पता है कन्वेंशन को तो भी आप यू कैन जस्ट मेक आउट। भाई बेंजीन कन्वेंशन पता हो रहा है कि बेंजीन से ही हमको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है अपने वर्कर्स को। मैक्सिमम वेट कन्वेंशन, मैक्सिमम वेट कितना उठा सकता है ना। डॉकर्स की बात हो रही है तो मतलब डॉग्स पे, अच्छा लोडिंग और अनलोडिंग की बात हो रही है, तो आपको तो अब सिर्फ पॉइंट्स लिखने हैं और उसके अंदर का मटेरियल तो आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। सिर्फ पॉइंट्स रिवाइज करिए और पूरा मटेरियल आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, इसीलिए लास्ट मिनट नोट्स बनाए जाते हैं क्योंकि आपको पॉइंट्स ही पढ़ के समझ में आ जाएगा। कन्वेंशन 174 किस बारे में बातें करती है? प्रिवेंट करिए ताकि मेजर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स ना हो सके, ठीक है।
Alright. Now, ILO has following conventions relevant to OSH. India has referred to them as useful instruments to consolidate its OSH policy legislative framework. ठीक है, तो ये कुछ ILO ने और भी ज्यादा कन्वेंशंस बताए हैं जो कि रेलिवेंट है किससे, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से. ऑलराइट, नाउ कौन कौन से वो कन्वेंशंस हैं उनको हम देखेंगे कि करके. ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन वो कौन सा है, 1981. दिस इज कन्वेंशन नंबर 155. देखो कन्वेंशन नंबर से भी पूछ लेगा. सी क्वेश्चन यहाँ से कैसे बन सकते हैं भाई, मेरे को भी बहुत कंफ्यूजन होता था कि कोई बताने वाला ही नहीं मिला, कि पूरा पढ़ा दिया लेकिन ये नहीं बताया कि भाई क्वेश्चन कैसे आएंगे. मुझे ये तो बता दो भाई क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे कि आपसे पूछ जाएगा कन्वेंशन नंबर 155 कौन सी है. तो आपको यहाँ पे नाम 3-4 दे दिए जाएंगे आपके ऑप्शंस में एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई. फाइन, तो कन्वेंशन नंबर और उनका नाम जरूर के जरूर आप याद रखना. अगर ईयर्स डिफिकल्ट लगते हैं तो इसको एक दो बार आप रीड कर सकते हो, लेकिन कन्वेंशन नंबर और उनका नाम आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो. ठीक है, मैं आपके लेवल से भी देखो बात करके चलूंगी जो फीजिबल होगा. ठीक है, चलो. ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन 1981. It provides for the adoption of coherent national occupational safety and health policy. क्या बोल रहा है ये, हम लोग नेशनल लेवल पे ऑक्यूपेशनल और सेफ्टी, भाई यहीं से समझ में आ रहा है ये, तो नेशनल लेवल पे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ पॉलिसी को हम लेकर के आएंगे. ठीक है, उसको अडॉप्ट करेंगे. एज वेल एज एक्शन टू बी टेकन बाय गवर्नमेंट्स, हम वो एक्शंस भी देखेंगे जो गवर्नमेंट ले सकती हैं, ऐसा क्या कर सकती हैं. एंड विद इन एंटरप्राइजेज to promote occupational safety and health and to improve working conditions. नेशनल लेवल पर हम ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के जो मेजर्स होंगे उनको अडॉप्ट करेंगे. साथ में हम जब नेशनल लेवल पे तो हमने बात कर ली, लेकिन हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी एंटरप्राइज, अपनी फैक्ट्री के अंदर भी क्या करेंगे, ऐसे प्रोविजंस, ऐसे मेजर्स को अडॉप्ट करेंगे जो कि आपकी वर्कर्स की सेफ्टी और हेल्थ को इम्प्रूव करता है, उनके वर्किंग कंडीशंस को, उनके वर्किंग एनवायरमेंट को इम्प्रूव करता है. ठीक है, नेक्स्ट कन्वेंशन क्या बातें करती है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज कन्वेंशन. ठीक है, अब नाम से तुरंत पकड़ते चलना, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज कन्वेंशन 1985. नाउ दिस इज कन्वेंशन नंबर 161. ये क्या बोलती है, इट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एंटरप्राइज लेवल ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज विच आर इंटरेस्टेड विद एसेंशियली प्रिवेंटिव फंक्शंस. आप यहाँ समझ सकते हो कि उनकी हेल्थ पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है ना, हेल्थ सर्विसेज उनको प्रोवाइड करने की बात हो रही है ताकि उनके वर्कर्स को, उनके एम्प्लॉयज को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आ सके, ऑक्यूपेशनल डिजीजेस ना हो सके. नेक्स्ट कौन सी कन्वेंशन है, कन्वेंशन 187. ये किस बारे में बातें करती है, प्रमोशनल फ्रेमवर्क फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन 2006. ये एम किस बारे में करती है, प्रमोट करेगी, प्रिवेंट करेगी सेफ्टी एंड हेल्थ कल्चर को एंड प्रोग्रेसिवली अचीविंग अ सेफ्टी एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरमेंट. ठीक है, ये हेल्थ कल्चर को प्रमोट करेगी. हमारी कंपनी का कल्चर क्या है कि हम अपने प्रेमिसेस में, हम अपनी फैक्ट्री में हर महीने क्या है कि आई चेकअप्स कंडक्ट करवाते हैं. ये हमारा हेल्थ कल्चर है, ये तो कल्चर है हमारे कंपनी का. ठीक है, हम हर 2 मंथ्स में या 3 मंथ्स में अपने एम्प्लॉयज का ब्लड टेस्ट करवाते हैं. ठीक है, हम उनको थायराइड के चेकअप्स फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं ताकि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है. तो ये हमारी कंपनी का, हमारी फैक्ट्री का कल्चर है. तो इस तरह की आपको प्रिवेंटिव मेजर्स, या फिर कहते हैं ना कि एक ऑर्गेनाइज करना चाहिए आपको कि भाई आपको फ्री में आप इन सारी चीज़ों का टेस्ट करवा रहे हो, आप उनको बता रहे हो, सो दैट क्या आप एक तरह से उनकी सेफ्टी प्रोवाइड करवा रहे हो ना, उनको किसी भी तरह की डिजीज हो उससे पहले आप उनको जान जाओगे और उनको प्रिवेंटिव मेजर्स, उनको प्रॉपर मेडिसिन के द्वारा प्रोवाइड करवा सकते हो. और ये भी जान सकते हो कि किस तरह की हमको एनवायरमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि हमारे वर्कर्स को आगे चल के प्रॉब्लम ना हो. भाई वर्कर्स को प्रॉब्लम होगी तो अल्टीमेटली एम्प्लॉयर को प्रॉब्लम होगी. ऑल राइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइजीन कॉमर्स एंड ऑफिसेस कन्वेंशन. ठीक है, और ये कौन सी कन्वेंशन है, कन्वेंशन नंबर 120. ये किस बारे में बातें करी, इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रिजर्व दी हेल्थ. क्या ऑब्जेक्टिव है हाइजीन कॉमर्स ऑफिसेस कन्वेंशन का, हेल्थ को प्रिजर्व करना, वेलफेयर को प्रिजर्व करना वर्कर्स की एम्प्लॉयड इन ट्रेडिंग एस्टैब्लिशमेंट. ऐसे देखो भैया, ट्रेडिंग का ही, कॉमर्स क्या है, ट्रेड ही तो होता है ना. ऐसे वर्कर्स, ऐसे एम्प्लॉयज जो ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है ना, those are involved in the work of trading establishment, उनकी हेल्थ और उनके वेलफेयर को प्रिजर्व करके रखना. ऑलराइट, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी. डॉक वर्कर्स की हम लोग बात करेंगे, कन्वेंशन नंबर 52 बात करती है. और डॉक वर्कर्स के हमने और कहाँ बातें करी थी,
हम लोग ने यहाँ पर भी बातें करी थी, isn't it? Can you see over here? Protection against accidents, dockers, convention number 32, and it was in the year 1932. Fine. So now we will talk about next safety and health in construction convention. अब देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की बात आ गई है, ठीक है, कन्वेंशन नंबर 167. It provides detailed technical, preventive and protective measures. Preventive and protective measures having due regard for the specific requirements of this sector. जो भी लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, बिल्डिंग इनमें कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग में इन्वॉल्व है, उन पर्टिकुलर वर्कर्स की सेफ्टी और हेल्थ को प्रोटेक्ट करना. अब मुझसे आप एक बात पूछोगे, भाई मैं होती तो आपसे जरूर पूछते अगर आप मुझे पढ़ाते कि मैम हमने कल एक्ट्स भी तो पढ़े थे, आपने हमको बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्ट भी पढ़ाया था, तो अभी आप फिर बता रहे हो. देखो बेटा वो एक्ट्स थे, एक्ट्स में भी बताया गया है आपको हर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, हर एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए एक्ट बना दिए गए, और ये कन्वेंशंस हैं, ठीक है. कन्वेंशंस में भी उन पर्टिकुलर सेक्टर्स को इन्वॉल्व करा गया है ताकि उन चीजों पे एम्फसाइज कर सके, कहीं से भी एम्प्लॉयर्स स्किप आउट नहीं कर सके, अपने एम्प्लॉयज को वेलफेयर या फिर उनकी हेल्थ को इग्नोर नहीं कर सकता है. नेक्स्ट आप कौन सी कन्वेंशन है? सेफ्टी एंड हेल्थ इन माइंस कन्वेंशन. हम माइंस एक्ट भी देख चुके हैं, ठीक है, इट इज कन्वेंशन नंबर 176. सेफ्टी एंड हेल्थ इन एग्रीकल्चर कन्वेंशन. एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी वर्कर्स इन्वॉल्व होते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, इरिगेशन फील्ड में, दिस इज कन्वेंशन नंबर 184. तो आपने कन्वेंशन देख ली है, ये सारी कन्वेंशन आईएलओ ने बताई है. ऑल राइट, नेक्स्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पेसिफिक रिस्क. अब देखो स्पेसिफिक रिस्क के अगेंस्ट जो होती कौन सी कन्वेंशन है, फटाफट से इसको भी देखेंगे. रेडिएशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन, कौन कौन सी रेडिएशन हो सकती है? आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग, कल भी मैंने बताया था, और आयोनाइजिंग वाली ज्यादा खतरनाक होती है, बल्कि नॉन आयोनाइजिंग वाली नहीं होती है. नॉन आयोनाइजिंग में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? यूवी रेज वाला मैंने बताया था, जो कि गार्डनर्स बाहर काम कर रहे हैं तो उनको इफेक्ट कर सकती है ना. ये कौन सी कन्वेंशन है? कन्वेंशन नंबर 115. नेक्स्ट क्या है? ऑक्यूपेशनल कैंसर कन्वेंशन. ऐसा आपका ऑक्यूपेशन तो नहीं है कि उसके में काम करने से आपको कैंसरस आप हो सकते हो, आपको कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, ठीक है. दिस इज कन्वेंशन नंबर 139. वर्किंग एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए? वहां पे एयर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, वहां पे नॉइस नहीं होनी चाहिए, वहां पे वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए, है ना. ये तो हमने ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स में भी पढ़ा था, है ना. तो ये सारी चीजों को नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी कन्वेंशन बनी. दिस इज कन्वेंशन नंबर 148. नाउ एस्बेस्टोस कन्वेंशन. एस्बेस्टोस से जो आपका है उससे प्रोटेक्शन, उससे कैसे आप अपने वर्कर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो. दिस इज कन्वेंशन नंबर 162. केमिकल्स कन्वेंशन, मतलब जो भी केमिकल्स आपके प्रोडक्शन वर्क में यूज हो उनके हैजार्ड से आप अपने वर्कर्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, एंड यू हैव टू प्रोटेक्ट देम, ठीक है. दिस इज गिवन इन कन्वेंशन नंबर 170. सो फ्रॉम द नेम यू कैन मेक आउट. ऑल राइट, सो आउट ऑफ दीज 13 हमने कितनी कन्वेंशन देख ली भाई? 13 कन्वेंशन देख ली है. 13. इंडिया हैज रैटिफाइड ओनली 1 कन्वेंशन. इंडिया ने कितनी रैटिफाई करी है? 1 कन्वेंशन. और वो कौन सी कन्वेंशन है? दैट इज कन्वेंशन डीलिंग विद प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पेसिफिक रिस्क, ठीक है. प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पेसिफिक रिस्क ही हम इस बारे में देखो यहाँ पे पढ़ रहे हैं. दैट इज कन्वेंशन नंबर 115. 115 कौन सी कन्वेंशन है? इट इज टॉकिंग अबाउट रेडिएशन प्रोटेक्शन कन्वेंशन 1960. दिस इज कन्वेंशन नंबर 115. ऑल राइट, सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट ट्राइपार्टाइट कमिटी इन डॉग्स. अब ये किस बारे में बातें कर रही है? एज पर द प्रोविजंस ऑफ डॉग वर्कर्स. अगर हम डॉग वर्कर्स की बात करते हैं, सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर एक्ट, ऑल राइट, तो ये किस बारे में बातें करता है? 1986 एक एडवाइजरी कमिटी है जो कि जिसको की एडवाइज करना है किस मैटर्स के ऊपर? अराइजिंग आउट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेड एक्ट, ठीक है. डॉग वर्कर्स एक्ट के ऊपर जितनी भी मैटर्स होते हैं डिस्कस करने के लिए, उसके लिए एक एडवाइजरी कमिटी होती है. और वो कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी? एंड इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय नोटिफिकेशन. नोटिफिकेशन के द्वारा वो कॉन्स्टिट्यूट होगी एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. कौन सा एक्ट? डॉग वर्कर्स एक्ट 1986. द एडवाइजरी कमिटी कंसिस्ट ऑफ एन इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स. अब देखो यहाँ पे सीधी सीधी सी बात बता दी कि डॉग वर्कर्स एक्ट 1986 जो है वहां पे एक एडवाइजरी कमिटी भी होती है. मैं कमिटी के बारे में आपको बहुत अच्छे से लेके समझाऊंगी. आपके नेक्स्ट वाले जो टॉपिक हम जिसमें इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स एंड सेफ्टी वाला स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो उसको बहुत अच्छे से आप देखिएगा. मैंने बहुत सारी कमिटीज के बारे में बताया, हर एक्ट में किस तरह की कमिटीज किस किस सेक्शन में बताई गई है, वहां पे किस किस तरह से वहां पे कितने कितने लोग इंक्लूड होते हैं, उनका काम क्या होता है, उनकी रोल्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन फ्रेम करेगा, एवरीथिंग आई हैव टोल्ड इन दैट. सो प्लीज
कीप वॉचिंग और बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है एंड इट वुड बी कंप्लीटली नॉलेजेबल थिंग फॉर यू। ऑल राइट, एज पर द प्रोविजंस, अब ये एक्ट क्या कह रहा है कि ये जो इस एक्ट में एडवाइजरी कमेटी जो बना रहे हैं, तो भाई आपको पता होना चाहिए ना कि इस कमेटी में मैम कौन कौन होता है। तो इस कमेटी में इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे, कौन कौन, और वो मेंबर्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे, है ना भाई। कहीं मीटिंग होती है तो क्या होता है कि हमारी सपोज मेरे चैनल से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव चला गया, हाँ, एक और कोई कॉमर्स का चैनल है वहां से रिप्रेजेंटेटिव, तो अगर मैं अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज रही हूँ, कोई और चैनल है, सपोज आपका चैनल है किसी, मान लीजिए ब्यूटी हैक्स का आपका चैनल है, तो आपने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा, तो अब वो बंदा हमारा और आपका रिप्रेजेंटेटिव गया है उस पर्टिकुलर मीटिंग में, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, मेरे चैनल से गया तो वो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्यूटी हैक्स वाले चैनल से गया तो वो ब्यूटी हैक्स वालों को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली गवर्नमेंट की तरफ से भी एक रिप्रेजेंटेटिव होता है इस एडवाइजरी कमिटी में, ठीक है। डॉक वर्कर्स का भी एक रिप्रेजेंटेटिव होता है एडवाइजरी कमिटी में। एम्प्लॉयर ऑफ डॉक वर्कर्स, देखो वर्कर्स की तरफ से भी होगा एक रिप्रेजेंटेटिव और एम्प्लॉयर की तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव होगा। कौन से एम्प्लॉयर, जो कि डॉक वर्कर्स है या फिर शिपिंग कंपनी है, इनकी तरफ से भी एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, मतलब ये इनको रिप्रेजेंट करेगा एडवाइजरी कमेटी में जाके। ऑलराइट, चेयरमैन जो होगा एडवाइजरी कमेटी का वो कौन होगा, चेयरमैन होगा आपका चीफ इंस्पेक्टर ऑफ डॉग सेफ्टी। फाइन, हु विल बी द चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी कमिटी इज द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ डॉग सेफ्टी, ठीक है, DGFSLI। इसके बारे में भी मैं आपसे बातें करूंगी अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में। द टेन्योर ऑफ ईच कमिटी इज ऑफ 3 years। कितने साल का होता है इनका टेन्योर, कितने समय तक ये ऑफिस होल्ड करेंगे, इट वुड बी ऑफ 3 years। नेक्स्ट, अभी देखो हमने डॉग्स कमेटी की बात करी ना, हमने डॉग्स के बारे में बात कर ली, डॉग्स एक्ट की बात कर ली, यहाँ पे एडवाइजरी कमेटी बनती है, कौन कौन लोग इसमें इंक्लूडेड होते हैं, इसका चेयरमैन कौन होता है, उनको ऑफिस कितने समय तक वो होल्ड करते हैं, ठीक है। हमने ट्रिपटाइट, देखो ट्रिपटाइट का मतलब ही होता है 3, है ना, ट्रिपटाइट, तीन लोग आकर के तीन की तरफ से ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक गवर्नमेंट हो गई, डॉक वर्कर्स हो गए और एक एम्प्लॉयर हो गए। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट ट्रिपटाइट कमिटी इन माइंस। अब आपको समझ में आ रहा है, इसी तरह से माइंस में भी एक कमिटी फ्रेम करी जाएगी जिसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। कॉन्फ्रेंस ऑन सेफ्टी इन माइंस इज अ ट्रिपटाइट फोरम एट नेशनल लेवल। बात समझो, जो कॉन्फ्रेंस होती है सेफ्टी की माइंस में, माइंस से रिलेटेड जो भी वर्कर्स माइंस में काम कर रहे हैं, ये भी ट्रिपटाइट फोरम होता है एंड इट इज एट नेशनल लेवल, ठीक है। इन विच कौन कौन होते हैं, एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। आगे बात समझ में, वहां पर भी हमने 3 लोगों को देखा था, 3 लोग आकर के रिप्रेजेंटेटिव हैं, अपनी अपनी कंपनीज को, अपने अपने गवर्नमेंट को, वर्कर्स को, एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पर भी देखो 3 लोग के बारे में। भाई ट्रिपटाइट कमेटी का मतलब ही है, ट्रिपटाइट का मतलब क्या, 3, है ना। तो यहाँ पे कौन कौन लोग आ गए हैं इस कमेटी में, इस ट्रिपटाइट फोरम में, जो कि नेशनल लेवल पे प्रेजेंट करी जा रही है। एम्प्लॉयर की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है, एक ट्रेड यूनियन की तरफ से होगा। भाई ट्रेड यूनियन की तरफ से होगा तो मतलब हम मान सकते हैं ना कि वो वर्कर की तरफ से है, एम्प्लॉयज की तरफ से, एम्प्लॉयज और वर्कर्स ही तो हैं जो ट्रेड यूनियन फ्रेम करते हैं। तो एक एम्प्लॉयर वाला आएगा रिप्रेजेंटेटिव, है ना, एक ट्रेड यूनियन की तरफ से आएगा और एक गवर्नमेंट की तरफ से आएगा। ये तो बनता ही है, मतलब ये तो आपको नॉर्मल लेवल पे भी आप इस बात को समझ सकते हो। बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, DGMS वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज हो गई या डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशंस, प्रोफेशनल बॉडीज एक्सेट्रा कैन टेक पार्ट, दे कैन आल्सो कम एंड टेक पार्ट। नाउ अब ये क्या करते हैं, ये रिव्यू करते हैं स्टेटस of safety in mines and the adequacy of existing measures in spirit of mutual cooperation। अब ये जो पर्टिकुलर ट्रिपटाइट फोरम बनाया जाता है, ये किस बारे में ध्यान देते हैं, ये देखते हैं कि कितनी आपने सेफ्टी मेजर्स, क्या क्या प्रोविजंस आपने माइंस में काम करवा रहे हो अपने वर्कर्स से, आपने क्या उनके ऊपर ध्यान दिया, आपने क्या सेफ्टी मेजर्स वहां पे फ्रेम करे हुए हैं, ठीक है, और कितने एग्जिस्टिंग है वो। हमने फ्रेम सब कुछ कर दिया, हमने इम्प्लीमेंट कुछ ना किया, क्योंकि कोई देखने तो आता नहीं है, पेपर्स पे सब काम हो रहा है लेकिन एक्चुअल लेवल पे कोई काम नहीं हो रहा है। म्यूचुअल कॉपरेशन मतलब कि आपके वर्कर का भी कॉपरेशन वहां पे हो, आपके एम्प्लॉयज का भी, एम्प्लॉयज का है, एम्प्लॉयर का है, गवर्नमेंट का है, तो सबके म्यूचुअल कॉपरेशन आपके वहां क्या हो रहा है। द कॉन्फ्रेंस अब क्या सजेस्ट करती है, मेजर्स फॉर फर्दर इंप्रूवमेंट ऑफ सेफ्टी। ये कॉन्फ्रेंस जो बनती है, इन्होंने तो पहले देखा क्या क्या मेजर्स है, कितने आप इंप्लीमेंट कर रहे हो म्यूचुअल कॉपरेशन से, और ये सजेस्ट भी करेगी कि और ऐसी क्या क्या आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो अपने सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर में, ठीक है। अगर आप माइन वर्कर्स को, अपने वर्कर्स को माइंस में काम करवा रहे हो तो उनको और इंप्रूवमेंट के भी मेजर्स और तरीके बताती है।
अब ऐसी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? इन द ईयर 1958. क्वेश्चन कैन बी मेड अप फ्रॉम हियर. Alright, the first such conference, that is Tripartite Committee in Mainz, it was held in the year 1958. 11th conference कब हुई थी? 11th conference was held on 4th and 5th July in the year 2013. पहली हुई थी 1958 में और 4th और 5th 11th कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 4th और 5th जुलाई 2030 में. कहाँ पे हुई थी? एट न्यू दिल्ली, ड्यूरिंग विच 3 मेजर इश्यूज वर डिस्कस्ड. ठीक है, अगर आप 11th कॉन्फ्रेंस की बात करोगे तो 2013 में हुई थी दिल्ली में, जहां पे 3 मेजर इश्यूज के बारे में बातें करी गई थी. स्मॉल स्केल माइनिंग की बात करी गई थी. ठीक है, देन वी टॉक्ड अबाउट, उन्होंने क्या और देखा था? सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स, ऐसे वर्कर्स जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं. सरफेस एंड अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन मशीनरी वॉज डेलिब्रेटेड इन डिटेल. सरफेस पे जो काम कर रहे हैं उनके बारे में भी, प्लस जो अंडरग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं उनके बारे में भी, ट्रांसपोर्टेशन मशीनरी, इस बारे में वहां पे डेलिब्रेटेड डिटेल में बातें करी गई थी. ठीक है, ऑलराइट ना, हमने बात कर ली है. नाउ वी हैव सीन डॉक्स वाला देख लिया, माइंस वाला देख लिया, ट्रिपरटाइट कमिटी, मैंने दोनों की आपको बहुत अच्छे से समझा दी. अब आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट DGFSLI. अभी मैंने 2 स्लाइड पहले आपसे कहा था ना, DGFSLI आया था एक वर्ड, मैंने कहा था उसका हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. एंड नाउ इट इज द टाइम. DGFSLI क्या होता है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट. ये जनरल होते हैं जो फैक्ट्री लेवल पे, जो फैक्ट्रीज एक्ट में फैक्ट्रीज में काम कर रहे होते हैं, वहां पे ये एडवाइजरी होते हैं, ये एडवाइस की सर्विस, अपनी सर्विस देते हैं, एडवाइजिंग एंड लेबर इंस्टीट्यूट. फाइन. नाउ DGFSLI, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं. DGFSLI फॉर्मली नोन एज, इसको पहले क्या बोला जाता था? चीफ एडवाइजर ऑफ फैक्ट्रीज. ठीक है, DGFSLI को पहले बोलते थे चीफ एडवाइजर ऑफ फैक्ट्रीज. एंड इट वाज सेटअप इन द ईयर 1945 इन दिल्ली, और ये दिल्ली में सेटअप करी गई थी इन द ईयर 1945. नाउ इट्स ऑब्जेक्टिव, अब भाई इसको ऑब्जेक्टिव क्या था? एडवाइज करना, एडवाइजिंग द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट. भाई यहीं से ऊपर से समझ में आ रहा है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइज, है ना? क्या बोल रहा है ये? और एडवाइस करता है फैक्ट्री से रिलेटेड. आप नाम से समझो ना, फैक्ट्री एडवाइस, तो ये किसको एडवाइस करेगा? किसको? एडवाइजिंग दी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट. किससे? फैक्ट्री से रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेशन की चीजें होती हैं उनको एडवाइस करना. ठीक है, सो इट्स ऑब्जेक्टिव वाज ऑफ एडवाइजिंग द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट. एनालाइजिंग विथ फैक्ट्रीज इंस्पेक्शन सर्विसेज इन द स्टेट, उनको एडवाइस करना कि वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो, साथ में उनके इंस्पेक्शन की भी चीजें बताना और एडवाइस करना. ठीक है, अब देखो DGFSLI का ऑफिस कहाँ है? इट वॉज शिफ्टेड टू मुंबई इन 1956. माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन विल बी फ्रेम्ड फ्रॉम हियर. क्वेश्चन आ सकता है, आपके फुल फॉर्म पूछ लेगा DGFSLI से, या फिर इसका ऑफिस कहाँ था, ये क्वेश्चन आता है. इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ सिचुएटेड था? अगर आपने क्वेश्चन पेपर जरा से भी एनालिसिस करे हो या देखे हो या एक बार भी देखा हो तो आपको पता होना चाहिए. हेडक्वार्टर्स वाला क्वेश्चन अक्सर वो पूछ लेता है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ से मार्क्स नहीं लाने हैं, है ना? ये टर्न और ट्विस्टेड वाला नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपके सीधे सीधे 2 मार्क्स यहां से बन जाएंगे. नाउ DGFSLI इज द टेक्निकल आर्म. अब ये DGFSLI क्या है? ये टेक्निकल आर्म है किसका? MLE का, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, इसका ये टेक्निकल आर्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और ये किस बारे में बातें करता है? भाई हम अभी तक, अब आपको पता चल जाना चाहिए कि हम सेफ्टी, हेल्थ, वेलफेयर की ही बातें कर रहे हैं. It talks about on matters related with safety, health, productivity and working conditions in factories and ports. ठीक है, ये किस बारे में बातें करता है DGFSLI, जो कि MLE का टेक्निकल पार्ट है. ये बोलता है कि आपकी वर्किंग कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, आपकी प्रोडक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, आपकी सेफ्टी, आपके हेल्थ, आपके वर्कर्स की कैसी होनी चाहिए जब आप फैक्ट्रीज में काम करवा रहे हैं. ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, या फिर कह सकते हैं एडवाइजरी लेवल पे क्या इसी चीज की पर ये कॉन्सेंट्रेट करके बातें करते हैं. एंड ऑल्सो इन पोर्ट्स, फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल पॉलिसीज. DGFSLI इस पे भी ज्यादा एम्फोसाइज करेगा कि नेशनल लेवल पे हम पॉलिसीज बनाए, हम स्ट्रैटेजीज बनाए. मतलब आप समझ रहे हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी बंदे को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो अपने फैक्ट्री में, अपने माइंस में, अपने पोर्ट में, तो ऐसा नहीं है कि आपने उसको बिल्कुल छोड़ दिया. उसके लिए नेशनल लेवल तक भी पॉलिसी और स्ट्रैटेजीज बनी है. आप कहीं छुप के भाग नहीं सकते हो. आप कितने ज्यादा लायबल हो, अगर वो वर्कर्स आके आप क्या काम कर रहे हैं तो उसके लिए ऊपर लेवल तक
पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज बन चुकी हैं, तो आपको बहुत ज्यादा उनको अच्छे से ट्रीट करना है और उनकी इंप्रूवमेंट पे ध्यान देते रहना कि उनको किसी भी तरह की ऑक्यूपेशनल डिजीजेस ना हो, और वो काम सिर्फ पेपर पे नहीं, वो एक्चुअल लेवल पर भी होना है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे, DGFSLI कोऑर्डिनेट किसके साथ करता है, ये कोऑर्डिनेट करता है स्टेट फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स के साथ। ऑलराइट, फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द प्रोविजंस अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। अब DGFSLI ने वहां पे सारे प्रोविजंस बना दिए, स्ट्रैटेजी बना दी नेशनल लेवल पे, लेकिन एनफोर्स भी तो कराना है। बात वही कि आप पेपर लेवल तक ही बात हो जाएगी, नहीं, अब उसको आपको एक्चुअल अपनी फैक्ट्रीज के अंदर भी इंप्लीमेंट, क्या रूल्स बन रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट इतने ज्यादा बना रही है, ऐसे होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग करो, लेकिन वो इंप्लीमेंट तो हो ही नहीं रहा है हमारे इंस्टीट्यूट्स में, हमारे बैंकिंग में, हमारे हॉस्पिटल्स में, तो उसका क्या फायदा। जो वहां पे कानून बने वो आकर के इंप्लीमेंट भी हो, तब तो वो वर्कर्स को फायदा करेगी। तो इस काम के लिए क्या कहता है, DGFSLI किसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, स्टेट फैक्ट्री इंस्पेक्टर के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, ताकि जो प्रोविजंस बने हैं उनको एनफोर्स करा जा सके। किस एक्ट के तहत, किस एक्ट के अंडर में, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। However, it is the enforcing agency, ये enforcing agency है, to enforce the provisions under the Dock Workers Safety Health and Workers Act 1986। यहाँ पर भी ये क्या है, enforcing agency है। And the regulations framed there under in all major ports in India through inspectorates of dog safety IDS, ठीक है, inspectorates of dog safety। यहाँ पर भी क्या है कि ये एनफोर्स करेगा जितनी भी हमने हेल्थ से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड प्रोविजंस बनाए हैं। तो यहाँ पर भी क्या है कि रेगुलेशंस फ्रेम हो चुके हैं, देयर अंडर इन ऑल मेजर पोर्ट्स में यहाँ पे ये एप्लीकेबल होंगे, मतलब एनफोर्स कर दिए जाएंगे। किसके थ्रू, अगर हम फैक्ट्रीज की बात करेंगे तो किसके, स्टेट फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स के द्वारा एनफोर्स होगा, लेकिन अगर हम डॉग वर्कर्स की बात करेंगे तो वो किसके थ्रू होगा, वो इंस्पेक्टरेट्स ऑफ डॉग सेफ्टी के थ्रू होगा। ठीक है, यहाँ पर भी इंस्पेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे DGFSLI ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो कंप्राइजेस ऑफ हेडक्वार्टर्स। अब समझो, धीरे धीरे से एक पॉइंट समझो और खुद भी रीड करो। ये टेक्निक्स होती हैं पढ़ने की, मैं समझा रही हूं, एक बार अगर आप खुद भी उस लाइन को रीड कर लोगे ना तो इट वुड सिट इन योर हेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। DGFSLI ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, यहाँ पे क्या क्या होते हैं, यहाँ पे हेडक्वार्टर्स होते हैं एंड सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट एट मुंबई। ठीक है, यहाँ पे हेडक्वार्टर है एंड सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट का है, मुंबई पे है। रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट का है कानपुर में, आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या है, हेडक्वार्टर्स है इनका। जो सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट जो सेंट्रल है वो कहाँ पे है, मुंबई में है। रीजनल वाला कानपुर में है। ठीक है, और कहाँ है, कोलकाता, चेन्नई, फरीदाबाद। भाई रीजनल तो कई जगह ऑफिस हो सकते हैं, सेंट्रल वाला तो एक ही जगह है मुंबई में, लेकिन रीजनल वाले जो ऑफिसेस हैं, इनके इंस्टीट्यूट्स हैं, वो कई सारी सिटीज में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कानपुर हो गया, कोलकाता है, चेन्नई, फरीदाबाद। ऑलराइट, तो आपको इसमें अगर दे देगा ऑप्शंस कि रीजनल वाले कहाँ हैं और उसमें एक प्रयागराज डाल दिया है ना, और पूछ लेगा कि इसमें से कहाँ नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि कानपुर, कोलकाता, चेन्नई, फरीदाबाद में है, प्रयागराज में तो है नहीं। सो योर करेक्ट आंसर वुड बी प्रयागराज। ट्राई टू फ्रेम क्वेश्चंस। ऑलराइट, आई वुड आल्सो ट्राई टू कम अप विथ माय क्वेश्चंस, और जो स्ट्रिक्टली बेस्ड होंगे, जो मैंने पढ़ाया, जो यहाँ पे स्लाइड्स दी ना, इन पर ही मैं सारे क्वेश्चंस अपने फ्रेम करके लाऊंगी और वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, अ न्यू रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट इज बीइंग सेट अप इन शिलोंग। अब देखो क्या हो गया, अभी तक रीजनल इंस्टीट्यूट कहाँ थे DGFSLI के, कोलकाता, कानपुर, चेन्नई, फरीदाबाद, और न्यू वाला कहाँ सेटअप हो रहा है, शिलोंग में। ठीक है, टू केटर अप दी स्पेसिफिक नीड्स। अब नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की जरूरतों के लिए क्या करा उन्होंने, रीजनल इंस्टीट्यूट वहीं शिलोंग में ही ओपन करने की बात कर ली है, जो कि किसके बारे में बातें करेगा, जाहिर सी बात है कि वो भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर के बारे में बातें करेगा। ऑलराइट, भोपाल गैस ट्रेजेडी क्या है, इट टुक प्लेस इन द ईयर 1984 विच लेड टू अ लैंडमार्क अमेंडेड इन दी फैक्ट्रीज एक्ट 1948। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, हम सबको पता है, इतनी ज्यादा बड़ी चीज है। इन विच ईयर इट टुक प्लेस इन द ईयर 1984। ठीक है, इस हादसे के बाद क्या हुआ था, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट आया था ना, चेंजेस आए थे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में। इन द ईयर, और किस ईयर में चेंजेस आए थे वो, इन द ईयर 1987। क्या इंट्रोड्यूस करा गया था, जब उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो फैक्ट्रीज एक्ट में अमेंडमेंट करने की जरूरत है। हम ऐसे प्रोविजंस लेकर के आए कि इस तरह के बड़े हादसे खतरनाक ना हो, है ना। तो क्या चीज का इंट्रोडक्शन हुआ था इन द ईयर 1987,
हैजार्डुअस प्रोसेसेस का, ठीक है, किसका हुआ था, हैजार्डुअस प्रोसेसेस, एंड इंसर्शन ऑफ अ कंप्लीट चैप्टर ऑन प्रोविजंस रिलेटेड टू हैजार्डुअस प्रोसेसेस इंडस्ट्रीज। मतलब फैक्ट्रीज एक्ट में एक न्यू चीज ऐड करी गई थी, एक न्यू टर्म ऐड करा गया था, एक न्यू चैप्टर ही ऐड कर दिया गया था, किसके ऊपर, प्रोविजंस हम बनाएंगे जो कि हैजार्डुअस प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पे खतरनाक काम होते हैं, जहां पे लाइफ के थ्रेटन हो सकते हो, जहां के खतरा ज्यादा इन्वॉल्व है, तो इस चीज से रिलेटेड हैजार्डुअस प्रोसेस एक नया चैप्टर ही इंक्लूड कर दिया गया था फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में। किस ईयर में हुआ था, इट वॉज इन द ईयर 1987। नाउ मेजर एक्सीडेंट्स हैजार्ड्स कंट्रोल एडवाइजरी MAHCA, भाई ये वाला आपका शॉर्ट फॉर्म आ सकता है कि इसका पूरा मतलब क्या है, तो यू शुड बी इन अ पोजिशन टू एक्सपैंड दी टर्म। मेजर एक्सीडेंट हैजार्ड्स कंट्रोल एडवाइजरी जो थी, भाई मैं तो कहूंगी नाम से समझो, मेजर एक्सीडेंट्स को क्या करेगा, हैजार्ड जैसे उसको कंट्रोल करने के लिए एक एडवाइजरी कमेटी बना दी, ताकि ऐसे बड़े हादसे जो भयानक ये हुए हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी की तरह ये ना हो, इसके लिए एक एडवाइजरी कमेटी हमने बना के छोड़ दी है। डिवीजन वॉज एडेड टू द सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट। अब देखो सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट में MAHCA को भी ऐड कर दिया गया था, है ना, ये कमिटी, ये एडवाइजरी कमिटी को भी ऐड कर दिया गया था इन 1987 एज वन ऑफ द आउटपुट्स ऑफ द ILO प्रोजेक्ट। ये ILO प्रोजेक्ट के अंदर इस पर्टिकुलर सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट में MAHCA को भी ऐड कर दिया गया था। और वो प्रोजेक्ट क्या था, बहुत जरूरी है, क्वेश्चंस यहीं से ही बनते हैं फ्रेंड्स। मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया और मैंने आपको ऊपर ऊपर का माइंस पढ़ा दिया, फैक्ट्री पढ़ा दिया, चलो भाई खत्म, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक, जस्टिफाइबल नहीं होगा। अगेन आई एम सेइंग गो एंड चेक आउट, आप हर चीज अवेलेबल है, आप ऑनलाइन अगर पढ़ रहे हो तो यूट्यूब और गूगल तो ऐसे एक्सेस होता तो जाके देखो। एंड ये वाली चीजें बहुत ही मतलब मेरे लेवल पर तो मैंने जितना देखा है वहां पे नहीं बताई गई हैं, ठीक है, और बहुत ही कम ऐसी जगह होंगी जहां पे आपको ये चीजें मिलेंगी। सो अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हो, देखो यार मुझे लाइक्स नहीं चाहिए, ना ही मुझे सब्सक्राइबर्स चाहिए, मेरे लिए लाइक्स और सब्सक्राइबर्स का काम आपका रिजल्ट करेगा। अगर आपने वहां क्वेश्चंस कर दिए और फिर आके एक कमेंट करके बताना कि हाँ मेरा क्वेश्चन हुआ और इसमें ऐसा था, तो दैट वुड बी माई रिवॉर्ड, ठीक है, बस ये करके आना और कुछ मत करना। ऑल राइट, एज वन ऑफ द आउटपुट्स ऑफ द ILO प्रोजेक्ट, और ILO प्रोजेक्ट कौन था, क्या नाम था, इस्टेब्लिशमेंट एंड इनिशियल ऑपरेशन ऑफ मेजर एक्सीडेंट हैजार्ड्स कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या करा है, सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट में MAHCA को भी ऐड ऑन कर दिया गया है। द प्रोजेक्ट वॉज एग्जीक्यूटेड बाई द DGFSLI, कौन इसको एग्जीक्यूट करा था, DGFSLI ने करा था, इन क्लोज कोलैबोरेशन विद फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स ऑफ द वेरियस स्टेट्स। भाई अभी हमने बताया, अभी मैंने आपको बताया कि बन गए हैं सारे प्रोविजंस, स्ट्रैटेजीज बन गई है, नेशनल लेवल पे पॉलिसी बन गई, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए आपको स्टेट इंस्पेक्टर्स के साथ मिलकर के कोलैबोरेट करना पड़ेगा, तभी एनफोर्स हो सकेगा फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में, ठीक है। तो यहां पर भी बोल रहा है ये जो प्रोजेक्ट था प्रॉपरली जो बनाया गया था ILO के द्वारा, उसको किसने एग्जीक्यूट किया था, DGFSLI ने करा था, किसके कोलैबोरेशन के साथ, फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स के साथ, अलग अलग स्टेट अलग अलग यूनियन के जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट मतलब कि इंप्लीमेंट लागू करवाया गया था। Although the project was completed in December 1990, अब भाई ये प्रोजेक्ट जो आपका था, कौन सा प्रोजेक्ट, ये है प्रोजेक्ट एस्टैब्लिशमेंट एंड इनिशियल ऑपरेशन ऑफ, एस्टैब्लिश करना इनिशियल लेवल पे, स्टार्टिंग लेवल पे ऑपरेट करना किसको, मेजर एक्सीडेंट हैजार्ड्स को, और उसको कंट्रोल करना, है ना। तो ये प्रोजेक्ट जो था आपका ILO के द्वारा बनाया गया था और ये कंप्लीट कब हुआ है, 1990 में। एग्जीक्यूट किसने किया, DGFSLI ने, सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स के साथ मिलकर के। The division continues to provide important service for the control of major accident hazards in the country. अब ये जो डिवीजन था ये कंटिन्यू करता गया, इसका काम चलता गया, मतलब कि जबकि प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो गया था 1990 में, लेकिन ये जो डिवीजन था उस क्या 1990 के बाद गारंटी थी कि कोई हादसा नहीं होगा, नहीं, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन जो सर्विसेज थी ना कंट्रोल की कि आप कंट्रोल करोगे ऐसे कोई मेजर एक्सीडेंट्स हैजार्ड्स ना हो कंट्री में, ये जारी रही, इस तरह की सर्विसेज ये आगे भी होती रहेंगी।
ऑलराइट, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। भाई DGFSLI की हमने बातें करी तो हमने फैक्ट्री एडवाइस से बातें करी, तो वो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में काफी हद तक था। साथ में हमने डॉक वर्कर्स की भी बात कर ली थी ना, कि वो डॉक वर्कर्स के साथ मिलकर के भी, इंस्पेक्टर जो डॉक्स वाले होते हैं उनके साथ मिलकर के भी वो इम्प्लीमेंट करेंगे वो सारे जो भी रूल्स और प्रोविजंस उन्होंने नेशनल पॉलिसी में बनाए हैं। अब हमने डॉक्स की बात कर ली, हमने फैक्ट्रीज की बात कर ली। नाउ व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट, हम बात करेंगे माइंस की, ठीक है। Now we will talk about mines, okay? माइन सेफ्टी की, तो यहाँ पे क्या बात हो रहा है, DGMS इज द रेगुलेटरी। अब वहां पे DGFSLI था और यहाँ पे क्या है DGMS। तो आपको अगर फुल फॉर्म पूछ ली तो ये तो एकदम ही बच्चों वाला क्वेश्चन हो जाएगा कि मैम तो बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया, ये तो बिल्कुल ही है ना, हम तो इतना पढ़ के गए थे, भाई थोड़ा सा आ गया। याद रखना जितना हम डिटेल में सिलेबस को पढ़ते हैं उससे काफी कम ही पूछा जाता है, लेकिन आपको नॉलेज पूरी होनी चाहिए, है ना। आप कुछ स्किप नहीं कर सकते हो। और कभी भी अगर आपने एग्जाम को किसी चीज को इसलिए पढ़ा कि आपको एग्जाम को देना है, तो मेरे प्लीज ऐसे मत पढ़ना। इट इज नॉट माई स्टाइल ऑफ, मेरा ना पढ़ने का तरीका था ना मेरा पढ़ाने का तरीका है। मैंने जब पढ़ा है एग्जाम को ना फोकस किया, मैंने ऐसा पढ़ा था ना कि मेरी नॉलेज ऐसा हो कि सामने वाला बंदा एक क्वेश्चन पूछ लेना तो मैं उसको 10 क्वेश्चन का वहीं पे आंसर दूंगी, और वो कितना भी बड़ा टीचर हो, किसी भी जहान का टीचर हो। मतलब मेरा पर्सनल अप्रोच था कि 100 बच्चों की क्लास है तो मेरा ही आंसर सबसे पहले जाएगा और सबसे ज्यादा डिटेल में हो जाएगा। मैंने चांस ही नहीं दिया किसी को कभी कि तुम आंसर दे लो, कैसे दे लोगे। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाती थी यार। अगर इतना ज्यादा पैशनेट नहीं होगे ना तो लाइफ में कुछ नहीं होगा, ठीक है। नेट बिल्कुल पास करिए, JRF पास करिए, उसके बाद भी वो अगर वो एंथुसियाज्म वो अगर पैशनेट नहीं हो, पैशन नहीं हो, तो उसके बाद भी आपको जॉब नहीं मिलती है ना। हमको पता है कि जॉब की कितनी कमी है, तो अपने अंदर वो स्पार्क लेके रखिए। और वो पढ़ते समय अगर वो एग्रेशन नहीं है ना कि कैसे नहीं होगा, हम करके दिखाएंगे। किसी भी बात में जब एग्रेशन होता है तो उसको हम कहते ना कि जब तक करेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं, तो करके मानेंगे हम, इजंट इट। नाउ DGMS क्या बता रहा है, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। DGMS इज द रेगुलेटरी एजेंसी अंडर द, किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ओके। ये रेगुलेटरी एजेंसी है, मिनिस्ट्री MLE के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये किससे रिलेटेड मैटर्स को डील करती है, ये भी भाई मेरे को बताने की क्या जरूरत है। ये भी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ वेलफेयर, सेफ्टी हेल्थ वेलफेयर से ही रिलेटेड बातें कर रहे हैं। उसी से रिलेटेड DGMS भी बात कर रही है, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी भी बात कर रहा है, ठीक है। माइंस की बात हो रही है, हमें पता है एक्सकेवेशन की बात हो रही है, एक्सट्रैक्शन की बात हो रही है, कोल मेटाफिलर्स की, ऑयल माइंस की बात हो रही है। माइंस का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, माइंस एक्ट 1952 की बात करी थी और थोड़ा सा मैंने उसके बारे में आपको इंट्रो दिया था। यूनिट 7 पढ़ेंगे जब लेबर लॉ, उसमें डिटेल में सारे के सारे एक्ट्स में पढ़ाऊंगी और बहुत मजे के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन, अब देखो मैंने आपसे बोला था हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज ये इसको ध्यान रखिएगा और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। DGMS का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, वो धनबाद में, और धनबाद इज इन झारखंड, एंड इज हेडेड बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, मतलब DGMS के द्वारा ये हेडेड है, ओके। Under the Constitution of India, safety, welfare and health of workers employed in mines are concern of, किसकी concern होती है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। All right, the objective, इसका objective क्या, its objective is regulated by the Mines Act 1952 and the rules and regulations framed there under. These are administered by DGMS के द्वारा administered गए under the Union Ministry of Labor and Employment. Apart from administering the Mines Act के अलावा subordinate legislation there under, DGMS also administer, और क्या क्या administer करता है, few other allied legislation including the Indian Electricity Act। भाई हमने Mines Act की बात कर रहे हैं, DGMS माइन से रिलेटेड है, लेकिन वो एक और एक्ट को भी एडमिनिस्टर करता है, कौन सा है वो, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। देखो थोड़े थोड़े से एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन बनेगा, है ना। माइंस तो सबको पता है, माइंस अरे तो सिंपल सी बात है, लेकिन और कौन सी चीज को एडमिनिस्टर करता है अपार्ट फ्रॉम माइंस वाला थिंग, इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत कम लोगों को पता होगा ना, तो यहां से क्वेश्चन टर्न अप हो सकता है। DGMS कैरीज आउट द मैंडेट ऑफ द माइंस एक्ट एट ऑल माइनिंग मिनरल प्रोसेसिंग ऑपरेशंस इन इंडिया, रिगार्डलेस साइज से मतलब नहीं है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से मतलब नहीं, कमोडिटी माइंड और मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, रिगार्डलेस बोला, इससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको वहां पे मैंडेटरी मतलब कंपल्सरी, आपको वहां पे माइंस एक्ट के सारे प्रोविजंस लगाने ही लगाने हैं। नाउ
नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट रोल ऑफ डीजीएमएस, है ना, हमने इतना पढ़ लिया है, तो रोल क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी का रोल क्या है, इंस्पेक्शन करना माइंस का, ऑलराइट, टू इंस्पेक्ट द माइंस। इन्वेस्टिगेशन करना, किस चीज में इन्वेस्टिगेट करेगा वो, एक्सीडेंट्स में, डेंजरस अकरेंसेस में, ऐसे कोई खतरनाक अकरेंसेस तो नहीं हो रहे हैं, इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस में, कंप्लेंट्स में एंड अदर मैटर्स, इन सब चीजों में वो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन कमिटी को बैठाएगा। ग्रांट ऑफ स्टैट्यूटरी परमिशन, ठीक है, एग्जेम्पशंस भी बताएगा डीजीएमएस, ये सारे रोल्स हैं, ये सारे काम वो करेगा। रिलैक्सेशन भी बता सकता है। प्रीव्यू ऑफ प्रोजेक्ट एंड रिपोर्ट्स, प्रीव्यू कर सकता है, कोई न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई रिपोर्ट आ रही है, उसके प्रीव्यू ले सकता है। माइनिंग प्लान्स देख सकता है, क्या क्या आपके प्लान्स होने वाले। अप्रूवल दे सकता है माइन सेफ्टी इक्विपमेंट के, फाइन, अप्रूवल कौन देगा, अगर सिर्फ यही क्वेश्चन आ गया कौन अप्रूवल देगा, तो वो डीजीएमएस अप्रूवल देगा माइन सेफ्टी इक्विपमेंट को, मटेरियल को, अप्लायंसेस को, ठीक है, तो वो इंस्पेक्शन भी करेगा, इन्वेस्टिगेशन भी करेगा, परमिशन भी ग्रांट करेगा, एग्जेम्पशन भी करेगा, रिलैक्सेशन भी करेगा, अप्रूवल भी करेगा माइन सेफ्टी इक्विपमेंट का, इजंट इट। नेक्स्ट, इंटरैक्शन फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट, ठीक है, इंटरैक्शन करेगा कि सेफ्टी इक्विपमेंट बनाए जाए। मटेरियल एंड सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस थ्रू वर्कशॉप, वर्कशॉप के थ्रू इंटरैक्ट करेगा ना, हमें अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज को हमें ट्रेन करना होता है, या कोई न्यू टेक्नोलॉजी जो आई है मार्केट में बताना होता है, या फिर डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट के तरीके बताने होते हैं, तो हम कैसे करते हैं, हम वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। मैंने भी बहुत सारी वर्कशॉप्स करी, मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में आपको बताया था, तो इन दैट वर्कशॉप्स आई हैव गॉट द नॉलेज कि किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग होती है ना, क्या क्या न्यू टेक्निक्स होती हैं, अगर आप ऑनलाइन टीचिंग पे जा रहे हो, या इफेक्टिव टीचर आप कैसे कर सकते हो। एंड बीएड टाइम में भी हमने बहुत सारी इस तरह की वर्कशॉप्स करी थी। एंड आफ्टर दैट आई एम हियर टू टीच यू, टू टेल यू इन द वेरी सेम मैनर। सिमिलरली इंटरैक्शन करेगा डीजीएमएस अपने वर्कर्स के साथ, किस तरह से, वर्कशॉप्स के थ्रू, है ना, कि आप सेफ्टी इक्विपमेंट किस तरह से डेवलप कर सकते हो, क्या आपके मटेरियल्स होने चाहिए, ओके, सेफ वर्क प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए। नाउ डेवलपमेंट ऑफ सेफ्टी लेजिस्लेशन स्टैंडर्ड्स, अब सेफ्टी लेजिस्लेशन स्टैंडर्ड्स को डेवलप करना। सेफ्टी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, डिसेमिनेशन मतलब इम्पार्ट करना, सेफ्टी से रिलेटेड आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो मुझे कैसे मेरे वर्कर्स को पता चलेगा कि ये मशीन बहुत ज्यादा खतरनाक थी, यहाँ बॉयलर्स हैं, ये ज्यादा हीटअप हो जाएंगे तो ये बर्स्ट कर जाएंगे, इस तरह की गैस है, अगर ये लीक आउट हो गई तो यहाँ सिर्फ फैक्ट्री में नहीं बल्कि पूरे सिटी में बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लमैटिक कंडीशन हो जाएगी, और ये बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी की बात हो जाएगी, मेडिकल इमरजेंसी हो जाएगी। ये नॉलेज ही नहीं दी हमने अपने वर्कर्स को, वो तो नॉर्मली काम कर रहे हैं। अगर भाई मैंने बता दिया होता ये खतरनाक है, संभल के काम करना, तो शायद इस तरह का हादसा नहीं होता। तो सेफ्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को आपको डिसेमिनेट करता है। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशंस फॉर ग्रांट ऑफ कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट, कितनी सही बात है। अगर आप किसी भी फैक्ट्री को अप्रूवल दे रहे हो, किसी भी माइंस को अगर आप अप्रूव दे रहे हो, तो यहाँ पर भी लिखा था ना, अप्रूवल ऑफ माइन सेफ्टी इक्विपमेंट। कैसे अप्रूवल दे देंगे कि ये जो आप सेफ्टी इक्विपमेंट्स दे रहे हो अपने वर्कर्स को, गम बूट्स दे रहे हो, गॉगल्स प्रोवाइड करवा रहे हो, ग्लव्स, रबर ग्लव्स दे रहे हो, या फिर उनको पीपीई किट्स प्रोवाइड करवा, ये सही है भी, ऐसा तो नहीं इनकी क्वालिटी तो बिल्कुल रद्दी है, इससे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे एग्जामिनेशन करवाना, चेक्स करवाने हैं उनके टूल्स के, उनके साइट्स के, उनके मशीनरी के, उनके इक्विपमेंट्स के, कि ये सही है भी कि नहीं, और सही है तो आप इनको कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट दैट यस इट इज ऑल कॉम्पिटेंट और यहाँ पे काम हो सकता है, देन यू कैन गिव सर्टिफिकेट ऑल्सो टू देम। सेफ्टी प्रमोशन इनिशिएटिव्स हैं, वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं। अब सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑन सेफ्टी इन माइंस एंड नेशनल सेफ्टी अवार्ड्स, सेफ्टी वीक्स एंड कैंपेन्स, आप ये सब कर सकते हो ना। आप एक इनिशिएटिव ले सकते हो, भाई उनको नेशनल सेफ्टी अवार्ड्स दो, उनको भी ज्यादा एंथुजियास्टिक फील होगा कि भाई मेरी कंपनी को, मेरी फैक्ट्री को अवार्ड मिला है कि हम सेफ्टी लेवल में इतना सॉलिड काम कर रहे हैं, है ना। एक उनको रिकग्निशन मिली, उनको अवार्ड मिला, उनकी इमेज बिल्डअप हुई, उनकी गुडविल हुई, वर्कर्स ज्यादा आएंगे, उनकी खुद की फैक्ट्री एनहांस होगी, साथ में वहां पे वर्कर्स की सेफ्टी का ख्याल रखा जाएगा, उनके वेलफेयर का ख्याल रखा जाएगा, उनकी सब चीजों का ख्याल रखा जाएगा। तो सेफ्टी प्रमोशन टेक्निक्स कुछ इस तरह की है। नाउ मैकेनिज्म फॉर इंश्योरिंग कंप्लायंस, ऑल राइट, इसमें क्या क्या है। एट द नेशनल लेवल क्या होगा, इफ आई टॉक अबाउट नेशनल लेवल, OSH ऑर्गेनाइजेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी जो सर्विस है इज अंडरटेकन बाय, कौन इसको करेगा, नेशनल लेवल पे कौन करेगा, DGFSLI करेगा, अंडर MLE मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। स्टेट लेवल पे कौन, देखो बेटा पहले नेशनल लेवल पे बता रहा है, फिर ये बताएगा स्टेट लेवल पे, है ना। तो नेशनल लेवल पे DGFSLI कर रहा है, स्टेट लेवल पे कौन कर रहा है, एट द स्टेट लेवल द डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ या फिर चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज, इनकी ये कंप्लायंस करेंगे, ये एनफोर्स करवाएंगे इन ईच स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है।
जो सेफ्टी ऑफिसर्स होंगे, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज है या फिर डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी है, जो स्टेट लेवल पर है इन इंडिया में, इनका काम होगा एनफोर्स करवाना किस चीज को, ऑर्गेनाइजेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ को, और यही इंस्पेक्ट भी करेंगे फैक्ट्रीज के सिस्टम को। तो नेशनल लेवल पर अगर क्वेश्चन आगे कि कौन एनफोर्स कराएगा, कौन कंप्लाई कराएगा OSH को, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के मेजर्स को, तो वो DGFSLI का काम है। लेकिन अगर आप स्टेट लेवल पे बात करते हो तो वो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज हैं या फिर कौन है, वो डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ। ठीक है, और ये किसकी जिम्मेदारी होती है, ये होती है ऑक्यूपायर एंड मैनेजमेंट की। इसने एनफोर्स तो करवा दिया, लेकिन ऑक्यूपायर मैनेजमेंट जो कि ओनर होता है फैक्ट्री का, उसकी जिम्मेदारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये चीज को वहां पे वो अप्लाई करे। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट नेशनल सेफ्टी काउंसिल, NSC की बात करेंगे हम। ठीक है, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि NSC इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, इट इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन, एपेक्स है, नॉट फॉर प्रॉफिट एंड इट इज सेल्फ फाइनेंस। व्हाट इज दिस, इट इज एन ऑटोनोमस सोसाइटी। ठीक है, NSC क्या है, इट इज एन ऑटोनोमस सोसाइटी, नॉट फॉर प्रॉफिट, सेल्फ फाइनेंस्ड है। ये भी क्या है, यहाँ पे ट्रिपरटाइट मेंबरशिप है, सेटअप बाय दी MLE मतलब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इन 1966 में ये सेटअप हुआ था। नॉट फॉर प्रॉफिट है, ऑटोनोमस है, ट्रिपरटाइट इसमें मेंबरशिप होती है। इट इज ऑपरेटिंग विद 17 चैप्टर्स, देखो 17 चैप्टर बताए इन इंडिया में। कंडक्ट्स अ वेराइटी ऑफ कंसल्टेंसी असाइनमेंट्स, अलग अलग तरह के असाइनमेंट्स के साथ ये डील करती हैं, और यहाँ पे 17 चैप्टर बताए गए हैं। किस तरह के असाइनमेंट्स हो सकते हैं, एक एग्जाम्पल ले लो। क्या है वो असाइनमेंट जो NSC जिसमें डील करती है, नेशनल सेफ्टी काउंसिल? ट्रेनिंग, रिसर्च, रिस्क असेसमेंट, work environment measurement for different industry sectors covering petrochemicals, chemicals, refineries, cement, power, fertilizer, insecticide, pharmaceuticals related, engineering, paper, construction, होटल, हॉस्पिटल, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बिल्डिंग्स, ऑफिसेस, इन सारी चीजों से रिलेटेड जो असाइनमेंट्स होते हैं, इससे वो क्या करती है, वो डील करती है। नाउ हर साल more than 120 such assignments are carried out them। आपने देखा हर साल 120 इस तरह, 120 से भी इनफैक्ट ज्यादा इस तरह के असाइनमेंट्स NSC कैरी आउट करती है। ठीक है, और उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, उसमें सेफ्टी ऑडिट्स भी इंक्लूड होते हैं, जैसे कि जनरल सेफ्टी ऑडिट्स हो गए, जनरल लेवल पे हो गए, फायर सेफ्टी ऑडिट्स हो गए, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, भैया कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो जाएगा, फायर से रिलेटेड हो गए, कंस्ट्रक्शन साइट सेफ्टी ऑडिट्स हो गए। कैन यू सी, इट इज सो सिंपल एंड इजी टू रिमेंबर। आप सेफ्टी ऑडिट कर रहे हो, किसी भी कंपनी में गए, किसी भी मॉल में गए, किसी भी बिल्डिंग में गए, तो आप सबसे पहले क्या सोचते हो, यहाँ फायर की प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो सकता है ना, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अगर साइट है तो यहाँ पे क्या सेफ्टी के मेजर्स होने चाहिए। तो इस तरह की सेफ्टी ऑडिट्स भी कंडक्ट करती है। रिस्क असेसमेंट, रिस्क को असेस करेगी और उसको एनालाइज करेगी। हेजअप स्टडीज करेगी, हेजअप स्टडीज मतलब होता है हैजार्ड एंड ऑपरेबिलिटी। ठीक है, हैजार्ड एंड ऑपरेबिलिटी ये क्या करती है, इन्वेस्ट करती है, हाउ द सिस्टम और प्लांट डेविएट फ्रॉम द डिजाइन इंटेंट एंड क्रिएट रिस्क। हेजअप स्टडीज मतलब हैजार्ड एंड ऑपरेबिलिटी। कोई एक मशीनरी थी जिसको हमने काम के लिए लगाया था, लेकिन वो अपने उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन के काम से हट के अब क्या कर रही है, अब वो खतरनाक रिस्क क्रिएट कर रही है लोगों के लिए, है ना। इस तरह की ऑपरेशन में क्या कह रही, प्रॉब्लम्स आ रही है। अब अपना काम वो प्रोडक्शन वाला नहीं कर रही है जो उसको करना चाहिए था, अब वो प्लांट हट के क्या कर रहा है, जो कि डिजाइन करा गया था उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए, लेकिन अपने काम से वो हट करके अब वो रिस्क क्रिएट कर रहा है बाकी लोगों के लिए। तो इस तरह की स्टडीज जब होती है उसको कहते हैं हेजअप स्टडीज, हैजार्ड एंड ऑपरेबिलिटी स्टडी। नेक्स्ट, सेफ्टी अवेयरनेस सर्वेज हम करवाएंगे। ठीक है, सेफ्टी से अवेयरनेस, आप कितने ज्यादा अवेयर हो, इस तरह के सर्वे कंडक्ट हम करवा सकते हैं अपने फैक्ट्री लेवल पे। ऑन साइट इमरजेंसी प्लान्स प्रिपरेशन एंड मॉक ड्रिल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी प्लान्स ऑल ऑफ अ सडन कोई प्रॉब्लम हो गई, मान लो शॉर्ट सर्किट हो गया, किसी का कोई बॉडी पार्ट आ गया मशीनरी में, तो अब क्या करोगे, आप पर्टिकुलरली स्विच ऑफ करोगे तो वो धीरे धीरे मशीन रुकेगी, तब तक तो वो इंसान मर के खत्म हो जाएगा। तो ऑल ऑफ अ सडन कोई बात हो गई तो आपने क्या शट डाउन के ऑप्शंस रखे हैं, आपने क्या इमरजेंसी प्लान बना के रखा है, क्या आपने एम्बुलेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करी है, क्या आपके फैक्ट्री में डॉक्टर्स की टीम 24/7 अवेलेबल है कि नहीं है, क्या आपने बताया कि अगर फायर की ऐसी इमरजेंसी हो जाती है तो आपको किस तरह से एक्सकेवेट करना है इस पर्टिकुलर एरिया से, क्या आपने वो जो एक्सकेवेशन वाला पैसेज है उसको खाली रखा है कि वहां पर भी आपने डंप कर दिया सामान की बाहर निकलने का रास्ता ही ब्लॉक था, ऑल ऑफ अ सडन हम भाग ही नहीं पाए। तो
इन सारी चीजों की ट्रेनिंग आपको कैसे देते हो, वो मॉक ड्रिल्स होती है। हमें पता है स्कूल्स और कॉलेजेस में कितनी ज्यादा मॉक ड्रिल्स कंडक्ट करवाई जाती है कि अर्थक्वेक के टाइम पे आपको बिल्डिंग को कैसे इवैक्यूएट करना है, किस स्टेयर्स को आप सहारा लेकर के नीचे कर सकते हो, ग्राउंड में किस तरह से आपको सेपरेट हो जाना है ना। तो ये सारी चीजों की आप पहले से ही एक ज्ञान, एक नॉलेज, एक ट्रेनिंग देके रखते हो, ताकि ये सारे इमरजेंसी के समय पे वहां पे कोई नहीं बताएगा, हम पहले से प्रोवाइड करके रखेंगे, हम पहले से प्रोविजंस बना के रखेंगे, हम पहले से ट्रेन करके रखेंगे, ताकि ऐसी कोई हादसा होता तो हमारा फटाफट एक्सकवेशन का काम हो जाए और वहां पे कोई भी फेटलिटीज ना हो। प्रिपरेशन ऑफ सेफ्टी रिपोर्ट्स एंड सेफ्टी मैनुअल्स, भाई जब आपने चेक्स करवा लिए, एग्जामिनेशन हो गए, तो वहां पे सेफ्टी रिपोर्ट्स भी बनेंगी। ऑलराइट, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ, NIOH की हम बात करेंगे, विच इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ। ये किस बारे में बात करता है? इट इज सिचुएटेड एट अहमदाबाद, गुजरात। ठीक है, ये वाली चीज आप प्लीज बहुत ध्यान से रखना, याद रखना, क्योंकि हर जगह आपको हेडक्वार्टर्स मिलेगा, कौन से सेंट्रल लेवल इंस्टीट्यूट है, कौन से रीजनल लेवल पे कहाँ सिचुएटेड है, कौन कौन से न्यू खुल रहा है। मैं पता नहीं, न्यू शिलोंग में हो रहा था, अब यहाँ पे देखो क्या ये सिचुएटेड है अहमदाबाद, गुजरात में, NIOH, दैट मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ। ये क्या करता है? ये कंडक्ट करता है रिसर्च को ऑन ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये रिसर्च कंडक्ट करेगा ऑक्यूपेशनल और एनवायरमेंटल हेल्थ पे, टू प्रोवाइड अ सेफ एंड हेल्दी एंड कंफर्टेबल वर्क एनवायरमेंट एंड लिविंग। NIOH का काम ही है, ये इस तरह का इंस्टीट्यूट ही है जो कि आपकी ऑक्यूपेशनल हेल्थ पे कॉन्सेंट्रेट करता है। ये बोलेगा आपके सेफ, हेल्दी, कंफर्टेबल वर्क एनवायरमेंट, जिसमें आप आराम से एडजस्ट करके, बिकॉज वो तो आपका घर हो जाता है, जहाँ आप अपने वर्क प्लेस को आप मन लगा के काम करते हो, आपकी अपनी प्लेस हो जाती है वो, तो वहाँ पे पर्टिकुलरली सेफ्टी और हेल्थ के मेजर्स भी वो देता है आपका NIOH। अब देखो, NIOH के 2 रीजनल सेंटर्स भी हैं, फाइन। सिचुएटेड कहाँ पे है? अहमदाबाद, गुजरात में, लेकिन इसके 2 रीजनल सेंटर्स है। कहाँ कहाँ है वो? एक कोलकाता में है और एक बैंगलोर में है। टू केटर द नीड्स ऑफ, देखो अलग अलग ईस्टर्न और सदर्न पार्ट्स की अलग अलग जरूरतें थी, तो वहां की नीड्स को पूरा करने के लिए 2 इन्होंने रीजनल सेंटर भी NIOH ने बना दिए, एक कोलकाता में और एक बैंगलोर में। NIOH इज अ डिक्लेयर्ड WHO कोलैबोरेशन सेंटर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये कोलैबोरेट करता है। कौन? NIOH, फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ इन साउथ ईस्ट एशिया रीजन। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए क्या करता है ये आपका NIOH? ये कोलैबोरेट करता है WHO के साथ, ताकि किस पे ध्यान दिया जा सके? ऑक्यूपेशनल हेल्थ पे ध्यान दिया जा सके। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो हमने इतना जान लिया है। ठीक है, तो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि प्लीज गो ऑन रिवाइजिंग, और एक बार अगर आप रीड भी करते हो सो इट वुड रियली बी ऑफ ग्रेट बेनिफिट टू यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या बातें करेंगे, इसी की कंटिन्यूएशन में करेंगे, बिकॉज यू नीड टाइम ऑल्सो टू अब्सॉर्ब, है ना। हमारे ब्रेन को भी एक एक टाइम स्पेस चाहिए, है ना, कि वो अपने माइंड में आप उस चीज को रख सको, रिटेन कर सको, उसको पढ़ सको। एट अ स्ट्रेच सारी चीजें इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट बिकॉज वी टॉक ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स। सो इन योर नेक्स्ट थिंग, हम इसी को कंटिन्यू करेंगे आपके नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में। आई वुड टेल यू समथिंग मोर अबाउट DGMS। हमने DGMS के बारे में यहाँ पे पढ़ लिया है, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी और डिटेल में नॉलेज इसकी दूंगी, ताकि आपको और अच्छे समझ में आए, कोई क्वेश्चन बिल्कुल भी स्किप ना हो सके। नेक्स्ट हमने NIOH से रिलेटेड बातें करनी है, एंड इन दी अपकमिंग वीडियो, नेक्स्ट वीडियो, वी विल टॉक अबाउट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ, एंड विल टॉक अबाउट IAOH, मतलब इंडियन एसोसिएशन ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ, इससे रिलेटेड बातें करेंगे। और नेशनल सेफ्टी एंड अवार्ड्स की भी हम लोग बातें करेंगे कि किस तरह के नेशनल सेफ्टी अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। प्लस इनके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के आऊंगी, जिनके आंसर्स आई रियली वांट कि आप मुझे दे, और ठीक है, और हम डिस्कस करेंगे कि वो क्वेश्चन कहाँ से बने हैं, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी थी वो क्वेश्चंस, और उस तरह से और कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज डू नॉट स्किप और मिस माय लेक्चर, क्योंकि मैं एक दिन के हिसाब से बिल्कुल सफिशिएंट कंटेंट लेके आ रही हूँ कि एक दिन में आप इतना पढ़ोगे एंड इट इज मोर देन इनफ फॉर यू। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं कि MCQs चलो ढूंढ लो, जितने बनते हैं वो मैं अभी कराऊंगी। ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ये वाला जो पूरा आपको दिख रहा है ना 14 पॉइंट्स, ये जब पूरा आपका सेट कंप्लीट होगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आपके लिए फ्यू क्वेश्चंस लेके आऊंगी। बट इसके बाद जब मैं आपको पढ़ा चुकूंगी ये यूनिट को, हम पूरा एक फुल फ्लेज में आपके लिए लेकर के आऊंगी
कोर्स कह सकते हो या वीडियो की सीरीज कह सकते हो, जिसमें हम सिर्फ एमसीक्यूज देखेंगे और बहुत ही क्वालिटी एमसीक्यूज होंगे एंड एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलूंगी कि आपको वो वाले मेरे वीडियोस देखने के लिए आपको पेड प्लेटफॉर्म पे जाना है, बिकॉज आई हैव सीन एंड आई रियली फील बैड कि आपने थोड़ा बता दिया और उसके बाद जब आप कोई इंपॉर्टेंट चीज बताते हो या बच्चे का स्टूडेंट का इंटरेस्ट डेवलप होता तो देन यू से यू गो टू द पेड प्लेटफॉर्म। नहीं, मैं क्वालिटी आपको एमसीक्यूज दूंगी जो बहुत वर्थ होते हैं और जो सच में जिसके लिए आप पैसे पे करोगे, बट हियर यू विल नॉट बी पेइंग एनीथिंग, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट सिट बैक, रिलैक्स एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड हियर। आपको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं, इवन आपको 10 years के प्रीवियस क्वेश्चन तक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरे साथ बने रहो, जस्ट रिवाइज एंड यू वुड सी दैट रियली यू हैव मेड अ ग्रेट डिफरेंस। Alright, so till then take care, bye bye, and we'll meet in our next video.